गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे जो है 4-5 दिन के लिए घर जाना पड़ा अपने होम टाउन में, और वहां पर रिसोर्सेज का थोड़ा सा अभाव था, तो आप क्लासेस की क्वालिटी थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कि इट वाज नॉट अप टू दैट लेवल जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। बट आज हम उस टॉपिक को रिपीट करेंगे और आपको फर्क नजर आएगा कि प्रोफेशनल स्टूडियो में जाते हैं और फिर अब जो है घर से मैनेज करने में कैसी चीजें होती हैं। तो आवाज और वीडियो सब कुछ ठीक है? एक बार मुझे कंफर्म करो सो दैट वी कैन स्टार्ट। चलिए एक बार आवाज कंफर्म करिए मुझे जरा बिना देरी के। अमरीक इज देयर, संजीव इज देयर, अमृतपाल हैं, रमनजीत हैं, खसदीप हैं, डॉक्टर साहब। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज कंफर्म सो दैट वी कैन प्रोसीड। आप सब तक मेरी आवाज आ रही है ना? यार आपके बैच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो आई हैव प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू रिपीट द होल टॉपिक। फटाफट जो है सेशन कर लेते हैं और बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें करने वाले हैं, तो जो हम पढ़ चुके तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसको वन गो में खत्म कर लेंगे। फिर टैबलेट्स के बाद कैप्सूल्स हम पढ़ लेंगे, सस्पेंशन इमल्शन एक बार देख लेंगे, पेरेंटस देख लेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स के टॉपिक्स हमारे कॉमनली हो जाएंगे। सो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था पिछले 2-3 दिन में, वो डिस्कस किया था डोजेस फॉर्म और टैबलेट्स के बारे में। क्यों मैं बार बार टैबलेट्स पे फोकस कर रहा हूँ? बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स। आपने देखा होगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का पिछला पेपर, फार्मास्यूटिक्स वाज द मेजर पोर्शन दे हैव आस्क्ड। तो फार्मास्यूटिक्स को हम स्किप नहीं कर सकते, बिना फार्मास्यूटिक्स आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। तो जितने भी दुनिया में डोजेस फॉर्म है उन सबको अगर पढ़ा जाए तो डोजेस फॉर्म्स वो मीन्स होते हैं, यानी वो जरिया होते हैं जिसके थ्रू किसी भी दवा को हम इनटेक करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, तो डोजेस फॉर्म्स वो मीन्स होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जिसके जरिए जो है हम दवा को इनटेक करते हैं। जैसे सपोज पैरासीटामोल टैबलेट, तो पैरासीटामोल इसमें एपीआई है जो मेनली बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अपार्ट फ्रॉम पैरासीटामोल उस टैबलेट में बहुत सारे एक्सिपिएंट्स है, यानी इनर्ट कंपोनेंट्स है। वो डायलुएंट्स भी हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेंट भी हो सकते हैं, लुब्रिकेंट भी हो सकते हैं, ग्लाइडेंट्स भी होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स आर देयर फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अलग अलग एक्सिपिएंट अलग अलग उद्देश्य से डाले जाते हैं। ये सारे मिलाकर जो है आपके डोजेस फॉर्म्स होते हैं। दुनिया में जितनी भी डोजेस फॉर्म्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं जनरली। एक ऐसे डोजेस फॉर्म जिन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। कन्वेंशनल का मतलब उनको खाने के बाद वी कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिलीज, मींस देयर रेट ऑफ रिलीज वी कैन नॉट चेंज। मतलब आपने पैरासीटामोल दवाई खाई आपने, या क्रोसी जो भी आपको लग रहा है खाया आपने, वो दवाई अपने आप टूटेगी, वो दवाई अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट आउट होगी। तो ऐसे डोजेस फॉर्म को बोलते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। इन्हीं डोजेस फॉर्म को भी बोलते हैं हम लोग रैपिड रिलीज, क्योंकि बहुत तेजी से ये बॉडी में रिलीज होती है और बॉडी में बहुत तेजी से एलिमिनेट हो जाती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रैपिड रिलीज। देयर इज नो चेंज, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। वहीं अगर देखा जाए तो एक अलग सिस्टम होता है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, अगर इफ यू रिमेंबर, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाया था। जैसे ये वाला डायग्राम अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो डायग्राम यहाँ दिख नहीं रहा है। कैप्सूल भी मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है कल के लिए, ताकि मैं पढ़ा पाऊँ। चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। चलो, आई एम गोइंग टू रिपीट द कॉन्सेप्ट। एक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन प्रोफाइल होता है, ठीक है? प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। अब ये प्लाज्मा क्या है? ब्लड का वो हिस्सा जहां पर हम दवाई को मेजर कर रहे हैं। हमने खाया दवाई को, वो हमारे खून में जाएगी, या तो सीरम में जाएगी, तो प्लाज्मा में जाएगी। तो प्लाज्मा जनरली हम लोग जो है निकाल लेते हैं उसको। जो नॉर्मल ड्रग हम खाते हैं उसमें प्रोफाइल इस तरीके से होती है। ये एब्जॉर्प्शन फेज होता है, दवाई मैक्सिमम जाती है, फिर दवाई हम मैक्सिमम पहुंचती है जिसको बोलते हैं सी मैक्स। वहां पर दवाई कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है, सी मैक्स। लेकिन कुछ समय के बाद ये दवाई क्या होगी, धीरे धीरे बॉडी में डिक्लाइन होगी, पेशाब के रास्ते अलग रास्ते निकल जाएगी। तो से फॉर एग्जाम्पल ये एब्जॉर्प्शन फेज है और ये आपका एलिमिनेशन फेज है ग्राफ का, ठीक? और ये सी मैक्स है। जिस समय पर दवाई आपकी बॉडी में मैक्सिमम है वो समय जो होता है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म बोलते हैं टी मैक्स, यानी वो समय जब आपकी बॉडी में, आपके शरीर में दवाई का अमाउंट जो है मैक्सिमम था, टी मैक्स, कंसेंट्रेशन सी मैक्स, ठीक? हमें बुखार आ रहा है, हमने दवाई खाई, दवाई मैक्सिमम पहुंची, दवा ने असर किया, लेकिन जैसे जैसे दवा बॉडी से निकलने लगेगी हमें फिर से बुखार चढ़ेगा, दूसरी डोज हमें लेनी पड़ेगी, और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये पल्स की तरह चल रहा है। इट मींस इट इज आल्सो नोन एज पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक? कन्वेंशनल सिस्टम।
या दवाई तेजी से रिलीज हुई और तेजी से बॉडी से निकल गई, इसे इसको बोलते हैं रैपिड रिलीज। रैपिड रिलीज, ठीक है। और यहां पर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नया सिस्टम तब आता है जब ओल्ड सिस्टम में यानी पुराने सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस हो। लिमिटेशंस यानी सीमाएं हो। यानी इस सिस्टम ये खराब नहीं था अपने हिसाब से, जब नोकिया आया था उस समय तो सही था अपने जमाने के हिसाब से, बट राइट नाउ नोकिया इज आउटडेटेड क्योंकि उसने अपग्रेड नहीं किया, इट इज आउट ऑफ द मार्केट, अब फिर से आ रहा है वो। और उसके अलावा हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कोई भी सिस्टम याद रहे दुनिया में, ये मैंने अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान, आप मेरे बारे में धीरे धीरे जानोगे। मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दिया, मेंस दे रखा है, बहुत सारे एग्जाम्स, अभी लेक्चरर का एग्जाम अभी यूपी में हुआ था, उसको मैंने क्वालिफाई किया है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने अभी निकाले हैं, लेटेस्ट में भी निकालेंगे। तो उस एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से कोई चीज आती है या फिर पिछले सिस्टम में लिमिटेशंस होती है। तो आपको नहीं देख के लग रहा है कि ये जो प्लाज्मा प्रोफाइल है ये बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, इट मींस कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक। एक डोज, दो डोज, तीन डोज, जब बार बार पेशेंट को दवाई खानी होती है ना, पेशेंट इरिटेट हो जाता है, पेशेंट दवा को मिस करता है, और उससे क्या होता है, पेशेंट कंप्लायंस घट जाता है। पेशेंट कंप्लायंस घट जाएगा, यानी कि पेशेंट दवाई को जो ले रहा था आनाकानी करेगा। अभी सोच के देखो ना, दिन में 5 बार दवाई खानी है वो पेशेंट, और जिसको संडे टू संडे खानी है तो मस्त रहेगा भाई, संडे को दवाई खानी, कोई दिक्कत नहीं, चिल करो। तो पेशेंट कंप्लायंस घट जाएगा, साइड इफेक्ट घट जाएंगे। बार बार आपको दवाई खानी होगी तो हो सकता है दवाई का कंसेंट्रेशन, और आप भारत जैसे देश में दवाई दारू को कितना खर्चा है, मतलब दवा पे आप देख लो, लीगल केसेस पे देख लो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, 2-4 घर में केस हो जाए, 2-4 मरीज में अच्छा से अच्छा पैसा उसका खिसक जाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें थी, केवल यही दिक्कतें नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, इसकी वजह से प्लाज्मा लेवल नहीं हो रहा था। तो थेरेपेटिक एफिकेसी वाज लेस, दवा कम असर थी, ज्यादा डोज भी लग रहा था। और आप सोच के देखो कि कोई दवाई ऐसी जैसे कैंसर की या कोई महंगी दवाई हो जिसके 1 ग्राम एमजी में इतने कॉस्टली होती हो, वहां पर ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ जाता था। अगर 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल इलाज चला तो बिक जाएगा। सर नोट्स कब तक, एग्जाम? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा लोग, परेशान मत हो। सिस्टम थोड़ा समझ लो क्या है। जब भी लाइव क्लासेस होती है वो लाइव क्लास में सबसे टाइम में ऊपर दिखती है, लेकिन उसको वीकेंड्स में हम लोग अरेंज करते हैं। अभी मैं 3-4-5 दिन से घर से बाहर था, तो अभी आज जस्ट सुबह आया हूं और मैंने पिछले 3 क्लासेस ली हैं, तो मुझे समय नहीं मिल पाया। आई नीड टू अपलोड द नोट्स, ठीक है। तो पहले आप वीडियोस देखो, नोट्स पे फोकस कम करो, वीडियोस पे देखो। वीडियोस आर द बैकबोन। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, वो नोट्स आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको नोट्स भी अगर अभी सारे इकट्ठे दे दूं ना, ट्रस्ट में आप नहीं पास कर पाओगे एग्जामिनेशन, बिकॉज वो नोट्स हमारे द्वारा बनाए हुए हमारे अंडरस्टैंडिंग पे है। बट इस बात पर आप गारंटी ले लो कि जब ये वीडियो पढ़ के आप पढ़ोगे, यू कैन इजिली क्रैक द एग्जामिनेशन। सो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस। नोट्स वीकेंड्स में अपलोड होते हैं, सैटरडे संडेज में पहले वीडियोस आती हैं। यू नीड टू गो फॉर द वीडियोस। ज्यादा ओवर चीजें मत करिए, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ लवप्रीत, मुझे पता है कि पंजाब इलेक्शन है, बट यार 2 दिन में थोड़ी हो जाएगा यार, अभी तो फॉर्म भी ढंग से नहीं भरा है यार। फॉर्म भरने के बाद समय मिलता है, जल्दीबाजी मत करो, आप जल्दीबाजी, मुझे पता है ये मेरे लाइफ की पहली प्रिपरेशन, पहला एग्जाम नहीं है, ऑलरेडी हजारों बच्चे मैं सेलेक्ट करा चुका हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मास्टर बड़े हल्के में, ऐसा नहीं है। एज में यंग हो मैं, शायद आपको लग रहा होगा बच्चे हैं, बट माई एक्चुअल एज इज 35 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी कमियां थी जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे सिस्टम लेके आने पड़े। हमने क्या किया, कुछ ऐसे ड्रग्स ले आई जिनकी रिलीज को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। जल्दीबाजी मत करो आप, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करो, जल्दीबाजी करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। और मैं आपको यही पढ़ा रहा हूं। आपको मैंने पहले बताया था कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शन आ रहा है। कुछ प्री रिकॉर्डेड कंटेंट अपलोडेड है। जितने लोगों ने एडमिशन लिया है, हैव यू स्टडीड दैट कंटेंट? आपको पढ़ना है, केवल इसके भरोसे नहीं बैठना है, तभी सिलेबस होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। मैं कंटेंट कुछ रिकॉर्डेड भी दे दूंगा, कुछ लाइव रिकॉर्डेड, दोनों दे दूंगा। कंटेंट मैं आफ्टर ऑल आपको दे दूंगा। इट डजंट मीन कि मैं रिकॉर्डेड कंटेंट 5-6 साल पुराना डाल के भाग जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं। जो टॉपिक्स अगर बहुत ज्यादा ओल्ड होंगे मैं उनको रिपीट कराऊंगा और बाकी फ्रेश क्लासेस चलाऊंगा। तो आपको वो रिकॉर्डेड कंटेंट भी कंज्यूम करनी है, बजाय आप शिकायत के कि सर लाइव 1 हो रही है, 2 हो रही है। कल से 2-2 क्लासेस आपको मिलेंगे, 1 शॉट लेंदी क्लासेस होंगे, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में मैं ही आपके बैच को लीड करूंगा, बिकॉज आई एम द सीनियर मोस्ट। तो इस चेहरे की आदत डाल लो आप।
बाकी शिकायतें अगर करोगे तो शिकायतों में जिंदगी निकल जाएगी। ये आपको इधर पे भी पढ़ना है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी हैविंग द सफिशिएंट कंटेंट, प्लीज डू स्टडी फ्रॉम दैट। चलो, तो एक ऐसी दवाई हमने ले आई और उसका एलिमिनेशन फेज को हमने बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने राहुल द्रविड़ का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको ज्यादा रन बनाना है तो लंबे समय तक क्रीज पर टिकना पड़ेगा। तो अगर आप बॉडी में कोई दवा ज्यादा लंबे समय तक है, इट मीन्स कि वो ज्यादा लंबे समय तक जो है असर कर सकती है, राइट। हाँ, अच्छा है कौशल, अच्छा है, मैंने ही पढ़ाया है। मैंने पढ़ा, इनफैक्ट वो यूपी और बिहार में जो बैचेस थे उनके कंटेंट है अभी जस्ट कुछ महीने पहले। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर उसको हिंदी में कई जगह पढ़ाया, नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंटेंट इज ऑलरेडी इन द इंग्लिश आल्सो, ठीक है, परेशान मत हो। अभी जो आ रहा है, मैं देखो जिस बैच की जैसे रिक्वायरमेंट होती है। अब एज ए टीचर मेरे पास लाखों हजारों बच्चों की क्वेरीज आती है, तो उनको हिसाब से मुझे करना होता है। कुछ जॉब वाले तो उनके लिए रिकॉर्डेड देना पड़ता है, कुछ लाइव पढ़ना चाहते हैं उनके लाइव चलाते हैं। तो देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर पीपल आल्सो, ठीक है। वी आर इंक्लूडिंग योर रिक्वायरमेंट आल्सो, तो एक्सटेंड करके। तो राहुल द्रविड़ का आपने नाम सुना होगा। राहुल द्रविड़ क्या करता था, ज्यादा देर तक मैच में टिके रहता था, एक साइड से तू चल मैं आता हूं, और एक साइड से रन बनता रहता था, तो स्कोर कार्ड जो है काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता था। दूसरा तरीका ये है कि रिलीज को एक्सटेंड करने का, इसे हम जो है कंट्रोल्ड रिलीज, यानी वो दवाई जब सी मैक्स पहुंचने के बाद प्री डिटरमाइंड, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई दवा पहले से फिक्स हो कि इसी गति से वो रिलीज होनी है, इसी रेट से रिलीज होनी है, रेट इज ऑलवेज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, ठीक है। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिलीज से जो दवाई रिलीज होगी कंट्रोल्ड रिलीज होगी, जीरो ऑर्डर जो रिलीज होगी कंट्रोल रिलीज होगी, और कांस्टेंट रेट ऑफ रिलीज, लगातार एक जैसी, जो कोई कांस्टेंट लगातार एक जैसा लेवल मेंटेन है। इसका मतलब साइड इफेक्ट भी कम होगा, लंबे समय तक दवाई बॉडी में भी रहेगी, और पेशेंट को बार बार खाना भी नहीं पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाएगा। तो जो पिछले समस्या थी हमारी, वो सारी इस समस्या से जो हमने समाधान पा लिया। इसके अलावा मैंने बताया रिक्वायरमेंट्स, तो अभी आप देखोगे लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन, सुटेक्स में लाइपोसोम्स भी आ गए हैं आपके, आप नैनो पार्टिकुलेट सिस्टम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे रिक्वायरमेंट्स आज यहाँ, कैंसर में हमें लाइपोसोम्स की जरूरत है, कैंसर में हमें नैनो पार्टिकुलेट सिस्टम की जरूरत है, टारगेटेड ड्रग सिस्टम की जरूरत है। तो जैसे रिक्वायरमेंट उस तरीके की दवाएं हमारी आ गई, ठीक है। और जो पिछले सिस्टम में खामियां थी इसकी वजह से, तो क्यों ये सिस्टम आया उसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है, ये वाली बात। क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहां पर देखो, ड्रग के रिलीज को यू आर मॉडिफाइंग द ड्रग रिलीज, आप उसको एक्सटेंड कर दे रहे हो, आप उसको कांस्टेंट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलीमर। इसीलिए अगर आपने बी फार्मा कर रखा होगा या एनडीडीएस आपने पढ़ा होगा, तो पहली यूनिट पे कंट्रोल ड्रग सिस्टम के साथ पॉलीमर दिया होगा ऑप्शन में, वही टारगेटेड ड्रग सिस्टम के साथ कैरियर का ऑप्शन फोर्थ यूनिट में एनडीडीएस में दिया हुआ है। इफ यूर बी फार्मेसी पीपल, अगर डिप्लोमा होगा तो नहीं इतनी जानकारी होगी, ठीक है। चलो, ये सब सारी चीजें अब चूंकि मॉडिफाई करें, इसलिए इसका मॉडिफाइड रिलीज नाम सिस्टम में बोल दिया जाता है, जिसमें कंट्रोल इज सस्टेन रिलीज। लेकिन क्या मॉडिफाइड रिलीज इसका सही नाम होगा? नहीं, आप इसको नोवल ड्रग सिस्टम रखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन जो टारगेटेड ड्रग सिस्टम भी होते हैं, टारगेटेड डीडीएस भी होते हैं, तो उसमें तो मॉडिफाई नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो टारगेटेड ड्रग सिस्टम थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं कि जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, ये आया कैसे, थोड़ा सा एक मिनट और एडवांस लेवल की सुटेक्स पढ़ते हैं। एक है स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी वो मैकेनिज्म जिससे किसी भी दवा को बॉडी में दे रहे हैं, आराम से आप पढ़ोगे आधा एक घंटा तो बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, ट्रस्ट मी। ये आप जो अपनी नींद खराब कर रहे हो ना अपनी जिंदगी के लिए, ये इन्वेस्ट कर रहे हो आप। और एक होता है टेम्पोरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टेम्पोरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। चलो, स्पेशल का मतलब किसी खास स्पेस या किसी जगह दवा को पहुंचाना, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस को हमने पाकिस्तान में मार दिया, और सारी मिसाइलों को आपने देख रहे होगे, जैसे इजराइल और ईरान के बीच उधर चल रहा था अमेरिका ने। तो ये क्या करते थे, देखो एक तो होता है टारगेट जिसको मैं पहुंचाना होता है, जैसे सैटेलाइट या फिर मिसाइल जो भी होता है, ठीक है। और एक होता है उसका कैरियर, यानी कि रॉकेट जिसके थ्रू वो जाती है सैटेलाइट, ठीक है, यानी टारगेट। और एक जो है आपका पेलोड होता है, पेलोड। तीन चीजें होती है मिसाइल में, अगर आप ध्यान दोगे तो। मिसाइल अगर इस तरीके की है, ये पूरा सैटेलाइट सिस्टम, ये पेलोड सिस्टम है, ठीक है, ये इसके स्ट्रैप बूस्टर्स हैं। तो टारगेट, अब इस सैटेलाइट को टारगेट में जाना है, जैसे आपने देखा होगा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, 36,000 किलोमीटर के ऊपर है, कुछ 300-400 किलोमीटर के ऊपर ऑर्बिट्स हैं। तो जो
कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट होती है वो सारी 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, 36,000 के आसपास होती है। तो इस जगह सैटेलाइट को पहुंचना है और यहाँ पर क्या है सैटेलाइट, इसको पहुंचना और किसके थ्रू जाएगा कैरियर। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका जो है स्पेशल ड्रग सिस्टम, जिसका एग्जांपल है टारगेटेड ड्रग सिस्टम, टारगेटेड डीडीएस सिस्टम। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा एनडीडीएस से पूरा पूरा सुटिक्स जो खास करके एनडीडीएस वाला सेगमेंट है वो दो अप्रोच पे डिपेंडेंट है। बी फार्मा वाले ज्यादा बेहतर समझेंगे, डिप्लोमा वाले शायद ना समझे, तो कोशिश करो समझने की। स्पेशल का मतलब किसी जगह पर किसी दवा को टारगेट करना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल ड्रग सिस्टम। ठीक, इसी का एग्जांपल है टारगेटेड ड्रग सिस्टम। और जब बी फार्मा वाले 7 सेमेस्टर में पढ़ते हैं एनडीडीएस सब्जेक्ट, तो आप पढ़ते होगे टारगेटेड ड्रग सिस्टम, जिसमें आप नैनो पार्टिकल्स पढ़ते होगे, लाइपोसोम्स पढ़ते होगे, ये सब सारे पढ़ते होगे। ठीक है, कैरियर्स के बारे में पढ़ते होगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते होगे। ठीक, ये सारा। दूसरा होता है टेम्पोरल, यानी दवाई को पहुंचाना लेकिन उसके रेट ऑफ रिलीज में चेंज करके। और रेट ऑफ रिलीज किसी भी चीज का, मैंने वो राहुल वाला एग्जांपल दिया था, जो लोग पुराने हैं, जो लोग नए हैं, वो जाके पिछले सेशन में देख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिलीज को चेंज कैसे करते हो, पॉलीमर से। इसीलिए एनडीडीएस के यूनिट 1 में पॉलीमर कंट्रोल रिलीज के साथ साथ पॉलीमर के बारे में पढ़ाया गया है, क्योंकि पॉलीमर इज द कंपोनेंट जिससे आप दवा के रिलीज को चेंज करोगे। दूसरा स्पेशल ड्रग सिस्टम, जहां पर टारगेटेड सिस्टम एग्जांपल है, और टारगेटेड में आपका कैरियर बहुत जरूरी, इसलिए आप नैनो पार्टिकुलर सिस्टम पढ़ते हो। नैनो पार्टिकुलर अपने आप में दवाई नहीं होते, नैनो पार्टिकल्स ये कैरियर सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर दवाई को लोड किया जाता है और पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया टारगेटेड ड्रग सिस्टम। टारगेटेड ड्रग सिस्टम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान भाषा में टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक होता है टारगेट, जहां पर दवाई को पहुंचना है, इसरो को रॉकेट ले लो या कोई भी मिसाइल ले लो, से उसी एग्जांपल में समझो। इस पेलोड को, जैसे मान लो हमें एटॉमिक बम ले जाना है या फिर कोई और वॉरहेड, न्यूक्लियर हेड ले जाना है, तो मिसाइल में इसमें वॉरहेड लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन ले जाने के लिए, कैरियर रॉकेट चाहिए होगा, और पेलोड तो है ही जो मेन जिसको जाके फटना है, और टारगेट जहां जाना है। सेम इसी तर्ज पर हमारा जो है टारगेटेड ड्रग सिस्टम। टारगेटेड ड्रग सिस्टम में टारगेट होता है, जैसे मान लो हमें आईज में भेजना है तो ऑक्यूलर ड्रग सिस्टम, अगर हमें जीआईटी में भेजना है, ठीक है, तो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग सिस्टम। इस तरीके से अगर हमें चमड़ी के ऊपर भेजना है तो ट्रांसडर्मल ड्रग सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सिस्टम है जिस ऑर्गन को हमें टारगेट करना है। ठीक है, चलो, तो टारगेटेड ड्रग सिस्टम में एक टारगेट होता है, एक कैरियर होता है, और इधर तो मिसाइल होती है, लेकिन टारगेटेड ड्रग सिस्टम में कैरियर कौन होता है, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स अलग से ड्रग नहीं होता, लाइपोसोम्स कैरियर मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर दवा को टूजा जाता है, लोड किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। क्या नैनो पार्टिकुलर सिस्टम होते हैं, छोटे होते बॉडी में चले जाते, बॉडी पकड़ भी नहीं पाती उन्हें। ठीक, इस तरीके से ये सिस्टम पूरा आपने पढ़ लिया। तो नॉवल ड्रग सिस्टम जो है स्पेशियल और टेम्पोरल के कॉन्सेप्ट पे है, और 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा एनडीडीएस का थीम यही है। जो लोग बी फार्मा करके बैठे होंगे उन्हें शायद ये समझ में आ रहा होगा, उनके टीचरों ने शायद इस लेवल का ना पढ़ाया, उन्हें ना समझाया। हमने जो पिछले सेशन में डिस्कशन किया था वो था टैबलेट। टैबलेट, कोई भी टैबलेट, पैरासीटामोल की कोई भी टैबलेट हो या किसी भी टैबलेट को वेट करो, उसमें एपीआई होता है। एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल, यानी वो कंपोनेंट जो असर के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। ठीक है, सपोज पैरासीटामोल टैबलेट, और इसी से नाम भी होगा पैरासीटामोल। सो पैरासीटामोल इज गोइंग टू रिड्यूस द फीवर, एंटीपायरेटिक इफेक्ट। ठीक है, चलो, टेम्परेचर को बॉडी को कम करती है। दूसरा कंपोनेंट होता है एक्सिपेंट। एक्सिपेंट टैबलेट में डिसइंटीग्रेंट, डायलुएंट्स, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जब रिपीट करो तो मैं बता दूं। डिसइंटीग्रेंट करता है क्या, टैबलेट्स को तोड़ता है। डायलुएंट्स क्या करता है, बल्क को बढ़ाता है, टैबलेट्स को हैवी करता है। जैसे क्लोनाजिब फॉर्म 0.5 mg होती है भाई साहब, 0.5 mg तो फूंक दो सांस उड़ जाएगी यार, खाओगे कैसे, छोटी छोटी गोली होती है। ठीक है, मैनफोर्स जैसे आपने देखा होगा, सिल्डेनाफिल 50 mg, 100 mg, इस तरीके से आपने ये होगा। टडालाफिल आपने 2.5 mg, 10 mg, 5 mg, इस तरीके से आपने देखा होगा। डिजॉक्सिन की टैबलेट्स देखो, ठीक है, जो डिजिटलिस के प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा बहुत कम डोज वाली होती है। क्लोनाजिपम, सेडेटिव हिप्नोटिक्स आपने देखा होगा, बेंजोडाइजेपिन्स देखा होगा, बहुत कम डोज की होती है। तो इन टैबलेट्स को बल्क बनाने के लिए हमें डायलुएंट्स डालना पड़ता है। और एग्जांपल पूछ दे, डायलुएंट का एग्जांपल क्या है, लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, स्टार्च। ठीक है, ये सब जो है डायलुएंट्स होते हैं जो बल्क को बढ़ाते हैं, टैबलेट्स को बड़ा शेप देते हैं। ठीक है, चलो, बाइंडर्स इसके हार्डनेस के लिए मेंटेन करने के लिए होते हैं, ज्यादातर स्टार्च के पेस्ट हम लोग यूज कर देते हैं, गम्स वगैरह। लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स, जब ये मशीन आप देखो इस तरीके से, जब ये मशीन बनती है ना, यहाँ पर ये ध्यान से समझो, ये देखो यहाँ टैबलेट्स बन रही है, यहाँ टैबलेट्स में ना अंदर फीट हो रही है, डाइज है,
ये ऊपर से पंचेस पड़े हुए हैं, ये पंचेस आ रहे हैं, ठीक है, नीचे भी पंचेस है, दोनों हिट कर रहे हैं, टैबलेट बन रही है, ठीक। और यहाँ पर देखो पंचेस को गाइड कर रहा है, ठीक है, पंचेस को गाइड कर रहा है। ये आपका हो गया कैम ट्रैक, और जो डाइस पंचेस को होल्ड कर रहा है इसे बोलते हैं टरेट, जिसने होल्ड कर रखा है। इस तरीके की आपकी मशीन होती है, ठीक है, ये सब सारी चीजें। चल, ये सब सारी बातें समझ गए। अब समझते हैं जो ये वाली, जब मशीन होती है ना, कुछ इस तरीके से हॉपर होता है, तो मटेरियल यहाँ से आप डालते हो बल्क में, तो अगर वो यहाँ स्टिक हो जाएगा ना, तो यहाँ छोटी बड़ी टैबलेट्स बनने लगेंगी, वेट वेरिएशन हो जाएगा, किसी में 500 mg पैरासीटामोल में। पैरासीटामोल का एग्जाम्पल आसान है, इसलिए मैं बार बार पैरासीटामोल बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर टैबलेट छोटी बड़ी, और टैबलेट छोटी बड़ी होंगी तो दवाई कम होगी, और आपको भी पता है कि दवाई कम लेवल पे, कम अमाउंट में सब थेरेपेटिक इफेक्ट शो करती है, और ज्यादा हो जाएगी तो दवाई ही जहर होगी, जान का लेव दे कर देगी। तो अगर लुब्रिकेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो यहाँ पर दवाई स्टक होगी, और यहाँ टैबलेट छोटी बड़ी बनेगी। ग्लाइडेंट्स क्या कर देते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इन पार्टिकल्स के बीच में घुस के इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को कम करते हैं। इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच में, जैसे आड़े टेढ़े ऐसे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच घुस जाएंगे और फ्रिक्शन कम कर देंगे, तो ये आपस में घूमने लगेंगे बहुत तेजी से, तो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो ग्लाइडेंट्स हो चाहे लुब्रिकेंट्स हो, दोनों फ्लो प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं, बट देयर वे ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। व्हाट द पॉइंट? यहां तक बात क्लियर हो रही है? शायद आप अब आपको वो चीजें समझ में आ रही है, जो घर से हम पढ़ा रहे थे, जो स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। चलो, अब ये जो एपीआई है, एक्सिपिएंट है, कायदे से इन दोनों को इनर्ट होना चाहिए, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो रिएक्शन ना हो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और भी अदर टेस्ट करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एफटीआईआर करते हैं, दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर जो है मलाड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने यूपी स्पेशल की क्लास, सॉरी यूपी का अभी जो एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस कराया था, एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। देखो अभी आपको दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं आपको। ये देखो, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, देखो सारे क्वेश्चन क्लासेस के, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस, दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास। देखो, दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, इसलिए सिलेक्शन होता है यहां पर, ठीक है। वी आर हैविंग सेलेक्टेड, भीड़ नहीं है, क्वालिटी इज ऑलवेज लेस इन नंबर्स। देखो, पी लाइफ पीरियड फॉर ड्रग्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव बीन कीप। पीएच, इधर देखो मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, देखो कोरोना वायरस के बारे में भाटी सर ने पढ़ा रखा है, यहाँ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे आर डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो 5-HT3 एंटागोनिस्ट पढ़ा रखा है, क्वेश्चंस हैव बीन डायरेक्टली कीप। देखो अल्काइलेटिक एजेंट, मेथोट्रेक्सेट के बारे में पढ़ा रखा है, साइनाइड के बारे में, एंटीडोट्स, देखो यहाँ पॉइजनिंग पढ़ा रखी है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक डेमो, देखो यहाँ मैंने क्लियर बता रखा कि लेड, कैल्शियम, डाइसोडियम एंटीड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हियर इज द क्वेश्चन। ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स, समझ रहे हो आप? दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ ए प्लेटफॉर्म, तजुर्बा है। यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ 2 ही 3 टीचर सिलेक्टेड पढ़ाएंगे, लेकिन ढंग से पढ़ाएंगे आपको। चलो, क्योंकि डेमो आपने देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन है, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। मैं तो फार्मेसी का हूं ना, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर देखो मैंने पढ़ा रखा, सब मैच है, बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन आल्सो, सो मैंने तजुर्बा के देखो ई गवर्नेंस आई हैव ऑलरेडी टॉक। अकेला मैंने इस बैच को ज्यादातर पढ़ाया है, सपोर्टेड बाय अंशिका मैडम। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू कैन जस्ट काउंट डायरेक्टली कितने क्वेश्चंस हैं, देख लो। एक टॉपिक मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जिला के ऊपर, एंड 4 क्वेश्चंस वेर कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, समझ रहे हो आप? तो मैसेज इज वेरी क्लियर कि यू नीड टू हैव अ फेथ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपको खुद पे विश्वास रखना है, टीचर इज वेरी मच कैपेबल, ठीक है। चलो अब हम मेन अपने मुद्दे पर आते हैं। यस, मलाड रिएक्शन। मलाड रिएक्शन जो होता है ना, वो एपीआई और एक्सिपिएंट के बीच एक रिएक्शन होता है। जैसे जो ये एपीआई है और कुछ एक्सिपिएंट, कौन कौन से बीच? ऐसी दवाएं जिनमें अमीन कैटेगरी के ड्रग्स, तो कुछ अमीन कैटेगरी के ड्रग्स हैं, और उसमें कुछ लैक्टोज वगैरह, स्प्रेडाइड लैक्टोज वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी। और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम स्टीरेट एक कलर आपको डिस्कलरेशन रिएक्शन दिखा देगी, येलो डिस्कलरेशन, दैट इज मलाड रिएक्शन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट डाउन करना चाहिए। मलाड रिएक्शन कई बार पूछा गया है, यानी कि जो लुब्रिकेंट है उसके साथ भी डाइल्यूएंट, यानी कभी इनडायरेक्ट पूछ दे कि एपीआई और डाइल्यूएंट के बीच होता है। यस, एपीआई और डाइल्यूएंट के बीच रिएक्शन होती है मलाड रिएक्शन। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट बनती कैसे है उसके बारे में। तो टैबलेट बनाने के हमेशा ना 2-3 तरीके बड़े कॉमन है। यहां तक बात समझ में आ रही, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस, अमरीक इज देयर, कौशल इज देयर, एसपीएस संजीव जी इज देयर, रमनजीत इज देयर, अमृतपाल, चहल। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, जितना मेरे से इंटरेक्ट करोगे उतना ही सीखोगे। आज आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा डीप और चीजें बता रहा हूं, परफेक्ट एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आप रिपीट मत करना है, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल सेशन। ठीक है, नो सर, ठीक है, तो वे समझ में आ रहा है। अब देखो, अब सोच के देखो कि अगर हम पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं तो पैरासीटामोल का जो पाउडर होगा उसका दाना अलग होगा, उसमें जो हम लैक्टोज यूज करेंगे या माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज या स्टार्च यूज करेंगे या मैग्नीशियम स्टेरेट यूज करेंगे या टैल्क यूज करेंगे, ये सब अलग अलग। देखो ये यहां पर आपने देखा होगा ना, डिसइंटीग्रेंट में कौन से ज्यादातर आप लोग यूज कर देते हैं? स्टार्च के कंपोनेंट्स यूज कर देते हैं, क्रॉस कार्मेलोज यूज कर देते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डायल्यूएंट्स में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हम लोग यूज करते हैं, कैल्शियम के कंपाउंड्स, कार्बोनेट्स के कंपाउंड हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हम लोग यूज कर देते हैं। बाइंडर्स में हम ज्यादातर स्टार्च के यूज कर देते हैं, लुब्रिकेंट्स में मैग्नीशियम स्टेरेट, ग्लाइडेंट्स में टैल्क या कोलोइडल सिलिका के कंपाउंड्स हम लोग यूज कर देते हैं। ये भी सवाल पूछे गए। तो आपको नहीं लगता कि इसका पार्टिकल साइज अलग है, इसका पार्टिकल साइज अलग है, इसका पार्टिकल साइज अलग है? तो अब बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन है, सबको एक साथ मिक्स किया और कंप्रेस कर दिया और टैबलेट बना दिया। लेकिन डायरेक्ट कंप्रेस करने के लिए आपके पाउडर्स को कंप्रेस तो होना चाहिए, तो कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए आप चेक करते हो हॉस्टनर रेशियो और कार्स इंडेक्स, और इसे कहते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी यानी फॉर्मुलेशन से पहले, लड़ाई पे जाने से पहले की तैयारी। तो ये मेथड भी डिसाइड हो रहे हैं जस्ट बिकॉज प्री फॉर्मुलेशन। आपने बी फार्मा के टाइम अगर आप हो गए तो आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें। ठीक है, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज फ्लो प्रॉपर्टीज के लिए आपने निकाला होगा। ठीक है, ये इस तरीके का पाउडर फिर आपने नापा होगा, इससे एंगल ये कितना है। ठीक है, हॉस्टनर रेशियो, कार्स इंडेक्स आपने देखा होगा उस टेबल से। तो वहां से कंप्रेसिबिलिटी, जब हमें पता लग गया कि अच्छा ये पाउडर कंप्रेस है, तो हमने एक साथ सबको मिक्स किया, ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद कंप्रेस कर दिया। सबसे आसान तरीका है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारे पाउडर्स जो हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट लोग, सबके पाउडर साइज अलग है, किसी का मोटे दाना होगा, किसी का महीन दाना होगा, किसी का बारीक होगा, तो गड़बड़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वेट वेरिएशन होती है। तो ज्यादातर हम लोग 85 नंबर के सीव से जो है 60 से ज्यादा वाली जो सीव होती है, देखो जितना ज्यादा सीव नंबर होगा उतना ज्यादा बारीक होगा, सीव नंबर कम होगा तो बड़े बड़े पोर्स होंगे। ठीक है, 60 और 85 में 85 बोले और बारीक होगी, तो उससे सारे पाउडर जो हम कर देंगे तो एक साइज पार्टिकल आ जाएंगे। अच्छा सर, लेकिन फिर भी डायरेक्ट कंप्रेशन, अगर कोई टैबलेट कंप्रेस नहीं हो रही तब, जैसे टेल्कम पाउडर, पाउडर पे से छिड़क तो फिसल जाता है, उसका टैबलेट कहां से बनाओगे? या फिर वेट वेरिएशन की समस्या है, टैबलेट छोटी बड़ी बन रही है। बात वेट वेरिएशन की नहीं, बात यह है कि दवाई कम ज्यादा आ रही है, डोज कम ज्यादा हो रहा है, डोज से मजाक नहीं। ठीक है, फिर इसको कंप्रेस करोगे, बहुत सारा डस्ट उड़ेगा, धूल उड़ेगा, क्योंकि सब पाउडर पाउडर है, तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, डस्ट उड़ेगा, वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि यूनिफॉर्म टैबलेट नहीं बनेंगे। और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रेनुलेशन। ग्रेनुल्स का मतलब होता है कि ये जो पाउडर है ना, सारे पाउडर को, इसमें लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट को छोड़ के जितने सारे पाउडर हैं सबको एक साथ मिक्स कर लो, और मिक्स करने के बाद जैसे आटा होता है ना, आटा में पानी मिला के इसको गूंथ देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसको लुब्रिकेटिंग एजेंट बोलते हैं, या फिर सॉरी ग्रेनुलेटिंग एजेंट बोलते हैं, जिससे ग्रेनुल हम बनाते हैं। तो जहां पार्टिकल्स बहुत बारीक थे, कंप्रेस नहीं हो पा रहे थे, अभी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं ना, एक साइज के होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेन्यूल्स इजिली कंप्रेस भी हो जाते हैं। ग्रेन्यूल्स एक साइज के होते हैं तो वेट वेरिएशन वाला मामला खत्म हो गया, डस्ट भी नहीं उड़ता। अब एक ग्रेन्यूल्स बनने के लिए आप क्या करते हो? अलग अलग मेथड यूज करते हो। आप वेट ग्रेनुलेशन यूज करते हो, ड्राई ग्रेनुलेशन यूज करते हो, मेल्ट ग्रेनुलेशन यूज करते हो। देखो, मेल्ट ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि बहुत सारी वैक्सेस ले लेते हो, वैक्सेस ले लेते हो और टैबलेट का मटेरियल ले लेते हो, इस वैक्स को मेल्ट करके इसके अंदर पाउडर मिक्स करके और इसको घिस देते हो एक सीव पे आप, और छोटे 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 जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनको ले जाके सुखा लेते हो ट्रे ड्रायर में या फिर हॉट एयर ओवन में, और फिर कंप्रेस कर लेते हो। ये सब सारी चीजें। वेट ग्रेनुलेशन में क्या होगा? इधर पे तो वैक्सेज यूज करो, वेट ग्रेनुलेशन में ग्रेनुलेटिंग एजेंट। अब हो सकता है कि ये जो मटेरियल है तुम्हारे पाउडर के सारे, ये हो सकता है पानी से सोल हो जाए, जैसे एचपीएमसी कई जगह होता है,
तो आप वहां पर एक्वस ग्रेनुलेटिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते, वहां नॉन एक्वस यूज करना होता है, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको बचना होता है। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट आपका एक्वस पानी वाला भी हो सकता है, लेकिन याद रखो पानी वाला ग्रेनुलेटिंग एजेंट वहां नहीं यूज करोगे जहां पर पानी, जैसे अगर कंपोनेंट में एचपीएमसी पड़ा हुआ है, तो एचपीएमसी को जब पानी के साथ गूथोगे तो वो स्वेल हो जाएगा बजाय उसके ग्रेनुल्स बनने के, इसलिए वहां नॉन एक्वस ग्रेनुलेटिंग एजेंट हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि पानी मिला के आटे को गूथ के जो है उसकी लोई बना के फिर रोटी बनाना, इस तरीके का कंपोनेंट होता है। तो वेट ग्रेनुलेशन हम गीला कर रहे हैं किससे, ग्रेनुलेटिंग एजेंट से, वो वाटर भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह भी हो सकता है। उसको हमने डब बनाया आटे की तरह गूथा, और सीव से हमने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। सीव से पास करेंगे, छोटे छोटे ग्रेनुल्स आएंगे एक जैसे साइज के, और इनको सुखा लेंगे और उसमें लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट मिक्स करके कंप्रेस कर लेंगे। ये हो गया वेट ग्रेनुलेशन। अभी ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या हो रहा है कि कुछ ग्रेनुलेट करने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है कि सारे को मिक्स किया हमने, और एक बड़ा सा ड्रम सा ग्रेनुलेटर पड़ा हुआ, इसके ऊपर हमने जो है किसी ऐसी चीज से हिट किया, हमने स्लग किया, जो हमारा मटेरियल उसको हमने ऐसे हिट किया और वो कंप्रेस हो गया, और फिर ब्लेड वाला ग्रेनुलेटर चला के छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। यानी कि हमने कोई लिक्विड नहीं यूज किया, दैट्स वाई ग्रेनुलेशन यहाँ पर ड्राई हो रहा है। तो ग्रेनुल्स बनाने का फायदा ये कि जो टैबलेट कंप्रेस नहीं होती वो कंप्रेस होने लगेगी, जो वेट वेरिएशन की समस्या थी वो वेट वेरिएशन की समस्या, जहां टैबलेट कंप्रेस हार्ड नहीं हो रही थी हार्डनेस यहां जाएगी, जहां धूल बहुत ज्यादा उड़ रहा था वो धूल की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो है ग्रेनुलेशन, ये मेथड भी चूज करने में आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी होती है। तो प्री फॉर्मुलेशन आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। टैबलेट कंप्रेशन मशीन, यानी कि टैबलेट में क्या क्या चीज होती है भाई, फीड करते हो टैबलेट जो है, सारी चीजें मिक्स करके मटेरियल ले आते हो, फिर उसके बाद कंप्रेशन साइकिल होती है, सारी चीजें। हॉपर मटेरियल को होल्ड करने के लिए होता है पंचेज, ठीक है, यही पंचेज से ही आपका टैबलेट गोल टेढ़ी, अब इस तरीके की टैबलेट नहीं होती है स्टार शेप, ठीक है, गोल हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ओवल हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग शेप की। और ये बी टूलिंग डी टूलिंग भी यही होता है, जो शेप को दर्शाता है, छोटी टैबलेट्स बड़ी टैबलेट्स के लिए। ठीक है, बताया नहीं अब तक, आज तक आपने। ठीक है, डाइस, जिसके अंदर टैबलेट्स भरी जानी। अब भाई देखो, नीचे से अगर स्क्रू को थोड़ा ढीला कर दोगे तो ये डाई में ज्यादा स्पेस हो जाएगी, तो लंबे लंबे टैबलेट बन जाएगी। अगर थोड़ा सा टाइट कर दोगे स्क्रू को तो तुम्हारे डाई में कम जगह होगी, तो टैबलेट छोटी सी बनेगी, चपटी सी। तो डाई को एडजस्ट किया जाता है नीचे से कि कितने हमें टैबलेट बनाने, कितने एमजी की, उसको वेट को एडजस्ट किया जाता है। सर डायरेक्ट कंप्रेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या फर्क है? हाँ मैं बता रहा हूं। देखो, पहली बात तो ग्रेन्यूल्स को समझो, कोई पाउडर बहुत बारीक है और कोई एक साइज का हो रहा है। डायरेक्ट कंप्रेशन में सबको मिक्स करके एक साथ उसको कंप्रेस कर दिया जा रहा है, उसको ग्रेन्यूल्स नहीं बनाया जा रहा है, यानी उसको पार्टिकल्स के साथ तोड़ ताड़ या छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही है। लेकिन डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि सारे मटेरियल को मिक्स करने के बाद एक मशीन के साथ हिट कर रहे हो, जब आप हिट करोगे मशीन से उस मैटर को तो वो डब बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल। और जब इकट्ठा मटेरियल हो जाएगा तो कुछ ब्लेड टाइप का ग्रेनुलेटर से चला दोगे, तो जब ऐसे मूव करेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा वो। याद करना, कोई भी पार्टिकल पाउडर है उसको रखना, और एक पार्टिकल को ऐसे पूरा उसका लोई सा बना के फिर उसको ब्रेक करना, देखा छोटे छोटे ग्रेनुल्स बन जाएंगे। तो यहां पर प्रोसेस ग्रेनुलेशन बनाने की है। यहां पर भी सब मिला के मिक्स कर रहे हैं, यहां पर भी सब मिला के मिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक ऑपरेटस स्लगर कॉम्पैक्टर यूज कर जो उसको हिट कर रहा है, और फिर ट्रे वाले ग्रेनुलेटर से जो जो मूव करते रहते हैं, उन ग्रेनुलेटर से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? यहां ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, यहां ग्रेन्यूल्स नहीं बना रहे, सीधे कंप्रेस कर रहे हैं। यहां कंप्रेस के साथ साथ ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक मिनट में जरा पानी पी लूं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट रुकना जरा मैं। हम्म, चलो, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बी टूलिंग और डी टूलिंग, डी टूलिंग और बी टूलिंग। डी टूलिंग बड़े टैबलेट्स को होती है, लार्जर टैबलेट्स के लिए, बी टूलिंग स्मॉलर टैबलेट्स के लिए। तो टैबलेट का जो साइज होता है ना, छोटी बड़ी कैसी गोल मटोल से होगी, ये होता है आपके पंचेज के साइज शेप पर, और टूलिंग संबंधित है आपके पंचेज से ही, ठीक है, जो उसको टैबलेट छोटी बना रही बड़ी बना रही है।
इसी को बोलते हैं डी टूलिंग से बड़ी टैबलेट्स बनती है बी टूलिंग। तो टैबलेट का साइज शेप इन्हीं सबसे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। टूलिंग इसी को बोलते हैं टैबलेट्स में। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? अब आपकी जिम्मेदारी, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप रेगुलर क्लासेस को पढ़ो, रिकॉर्डेड कंटेंट को कंज्यूम करो, एप्लीकेशन के सिस्टम को समझो। अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं है। एक बार सिस्टम को समझो 5 मिनट देखे, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों को सभी को बताओ। तो बहुत कम प्राइस में ये जो यूपी वाला बैच है उसको तो मैंने 6799 में, 699 799 में इस तरीके से लॉन्च किया हुआ था, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं था उनके, बहुत जल्दी कराया गया एग्जाम उनका। चल, कैमट्रैक्स जो पंचेस को गाइड करते हैं, ये कैमट्रैक्स देख रहे हो, गाइड करने का काम कर रहे हैं। और टैरेट जो पंचेस को होल्ड करता है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। टैबलेट एक बार बन गई तो टैबलेट को चेक करते हैं, टैबलेट को चेक करते हैं, ठीक है, राइट। सर टूलिंग रिपीट कर दो। बी टूलिंग और डी टूलिंग, ठीक है। बी टूलिंग एंड डी टूलिंग क्या होता है, इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, एक साथ बता दो, मैं फिर लगातार बता देता हूं। ठीक है, हमें किस शेप की चाहिए टैबलेट, किस साइज की चाहिए। शेप तो हमारा पंचेस से डायरेक्टली होता है, जिस तरीके की पंचेज होगा उस तरीके, गोल शेप का पंच होगा तो गोल टैबलेट आएगी, अगर ओवल होगा तो ओवल आएगी, ठीक है। लेकिन साइज बी टूलिंग और डी टूलिंग में ज्यादातर आपके बड़े साइज की टैबलेट्स आती है, ठीक है। सर टूलिंग रिपीट कर दो। हाँ रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। डी टूलिंग, ठीक है। तो डी टूलिंग का मतलब होता है वो सिस्टम या वो पंचेज जो टैबलेट को शेप भी देते हैं और जिनका यूज करके बड़ी टैबलेट्स, बिगर टैबलेट्स हम लोग बनाते हैं। यानी ऐसी टैबलेट जिन पे ज्यादा कॉम्पैक्ट फोर्सेस की जरूरत होती है उनको बोलते हैं डी टूलिंग। तो बड़े टैबलेट्स बनाने के लिए हम लोग ज्यादातर डी टूलिंग यूज करते हैं, पंचेस के पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं टूलिंग सिस्टम, ठीक है। बी टूलिंग से छोटे टैबलेट्स बनाते हैं जहां कंप्रेशन की जरूरत कम होती है, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ गए। टैबलेट बन गई तो टैबलेट को चेक करेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, भाई काली है, चितकबरी है, गोरी, कैसी टैबलेट है, ठीक है। वो भी साइज एंड शेप देखेंगे उसका, फिर टैबलेट हार्डनेस है कि नहीं उसके अंदर, फ्राइबिलिटी टेस्ट करेंगे। भाई टैबलेट आपके पंजाब में मान लो बनी, यूपी में बिक रही है, यूपी से या दिल्ली से बन के पंजाब जा रही है तो ट्रांसपोर्टेशन लॉस होगा। वो चेक करने के लिए, शॉक कितना दवाई एब्जॉर्ब कर सकती है उसको चेक करने के लिए फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं हम लोग। फिर वेट वेरिएशन करते हैं, जैसे पूरे पत्ते में सारी टैबलेट एक ही साइज की है कि नहीं है, तो कभी आप वे करना, तो जैसे मान लो एक टैबलेट 650 की होगी, 640 की होगी, 630 की होगी, 660 की होगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा इनमें। वेट वेरिएशन पास होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट वेरिएशन ज्यादा होगा इसका मतलब कि दवाई कम ज्यादा है, तो वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। पास होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन, भाई पेट में जाने पर दवाई जो है टूट जानी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, तभी तो असर होगा। डिसोल्यूशन, कितने समय में कितनी दवा जो आपकी बॉडी में रिलीज हो गई, वो सारे पैरामीटर्स। फ्राइबिलिटी टेस्ट, ये रहा आपका फ्राइबिलेटर, इस तरीके का apparatus, ठीक है। यहां से टैबलेट्स, ये टैबलेट्स हैं, पहले से इनको वे कर लिया, अब इसको 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स, ठीक है, 100 रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पूछा जाता बार बार। कौन सा फ्राइबिलेटर? रोचे फ्राइबिलेटर जो होता है, ठीक है। चलो, कन्वेंशनल टैबलेट्स के लिए कितना होना चाहिए? 0.5 to 1%। निकालते कैसे हैं? परसेंटेज फ्राइबिलिटी, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट into 100। इनिशियली जैसे हमने टैबलेट लिया तो मान लो उसका 10 ग्राम वेट था, अब इसको 100 रिवोल्यूशन घुमाने के बाद 9 हो गया, तो ठीक है। तो इनिशियल 10 माइनस फाइनल वेट 9 अपॉन 10, इस तरीके से निकालेंगे। पहले कितना वेट था, अभी घुमाने के बाद घट गया, इसका मतलब कि लॉस हो गया। तो 0.5 to 1% कन्वेंशनल टैबलेट नॉर्मल टैबलेट्स में होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए, ठीक है। तब आपकी टैबलेट फेल है, सॉरी पास है तब, ठीक है। इसका मतलब कि ये लिमिट है, जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारी एक वैल्यू आएगी, मान लो हमारी सपोज 2% आया, और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 0.5 to 1%। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बाहर है रेंज से, इसका मतलब योर सैंपल इज फेल, योर सैंपल इज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। OOS, गॉट द पॉइंट? यस, यानी सैंपल फेल है ये। तो फ्राइबिलिटी ऐसे करते हैं, फ्राइबिलिटी ये है, क्राइटेरिया ये है, क्यों करते हैं? दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। वेट वेरिएशन,
देखो वेट वेरिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल टैबलेट को वेट करते हैं, फिर एवरेज वेट करते हैं, फिर इनटू 100 करते हैं। अब समझते हैं, जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल आपने 20 टैबलेट लिया, 20 टैबलेट, तो 20 टैबलेट को पकड़ पकड़ के टैबलेट 1 2 3 4 5 इन सब का इंडिविजुअल वेट निकालोगे। देखो क्योंकि फॉर्मूला परसेंटेज वेट वेरिएशन का क्या है, इंडिविजुअल वेट और एवरेज वेट, तो दोनों निकालना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला में है। तो टैबलेट 1 का वेट निकालोगे, टैबलेट 2 का, टैबलेट 3 का, टैबलेट सबका अलग अलग वेट हो गया, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल वेट। ठीक, अभी क्या है कि 20 टैबलेट अगर आपने लिया तो 20 टैबलेट को एक साथ वेट करो, डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे, तो ये हो जाएगा एवरेज वेट। पहले एक एक को पकड़ पकड़ के वे करना है, फिर सारे टैबलेट्स को एक साथ रख के डिवाइडेड बाय 20 कर देना है, तो एवरेज टैबलेट आ गई। ठीक है, अपॉन एवरेज टैबलेट वेट इनटू 100, ये वाली बात है। और फिर उसके बाद ये क्राइटेरिया लगाना, दिस क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। अगर आप आईपी के हिसाब से चेक करो तो आईपी क्राइटेरिया फॉलो करो, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये फार्माकोपिया का स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके हिसाब से आप दवाई को बनाते हो। इंडिया में जितनी दवाइयां बनती है वो आईपी के हिसाब से बनती है, और अगर हमें अमेरिका में भेजना है 40% से ज्यादा अमेरिकन जो जेनरिक दवा है वो इंडिया से जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा है, एवरेज वेट। अब देखो, अगर आपके टैबलेट का एवरेज वेट मान लो 250 mg आया या 240 mg आया, आईपी के हिसाब से 240 में कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, 7.5%। तो आपका ये जो है ये 7.5% से ज्यादा वेरी नहीं होने चाहिए। तो करेंगे कैसे, पहले इनिशियल हर टैबलेट का वेट करेंगे, फिर जितने टैबलेट्स हैं डिवाइडेड बाय जितना भी है उसको डिवाइडेड कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगा। और फॉर्मूला लगाएंगे हर टैबलेट के सामने, यही सेम फॉर्मूला इसके लगाएंगे, तो मान लो इसकी वैल्यू आई जैसे मान लो 5%, दूसरे की वैल्यू आई 3%, इसकी मान लो 8%। यूएसपी के हिसाब से क्या क्राइटेरिया होती है कि नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी आउट इन द रेंज। अगर 20 टैबलेट है तो 2 या उससे ज्यादा टैबलेट रेंज से बाहर नहीं होने चाहिए। तो मान लो जैसे आपकी दवाई क्या थी, 250 थी या 240 की थी, तो आपकी रेंज क्या है, 7.5% वेट वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी टैबलेट 250 के आसपास थी, तो ये वाले रेंज में आ गई। ठीक है, तो कितना परसेंट एक्सेप्टेबल है, 7.5% लिमिट, यानी कि 20 टैबलेट में से कोई 2 या उससे ज्यादा टैबलेट 7.5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज सैंपल आपका फेल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्राइटेरिया हम लोग जो है वेट वेरिएशन का करते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है, हर में टैबलेट्स भर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 यूनिट होती है। अब पता कैसे लगेगा हमारा डिसइंटीग्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, इस जाली पर कुछ भी टूट फूट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, सब घुल के नीचे आ जाना चाहिए। तो लास्ट टैबलेट जब उसका टूटा हुआ पार्टिकल सब नीचे पानी में आ जाए, आपके मीडियम में आ जाए, तब बोलेंगे फुल डिसइंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, चलो, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है ज्यादातर 6 ग्लास ट्यूब में किया जाता है और 3 इंचेस लंबी होती है, 10 मेश साइज की, जो ये जाली लगी होती है ना यहाँ, 10 मेश साइज ये लगी होती है। ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। और जो ऊपर वाला मशीन है जो, ये 28 से 32 साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से ये ना से मूव करता है ऐसे ऐसे। क्योंकि ये सब क्या है, ये सारे टेस्ट क्या है, इन विट्रो टेस्ट है। इन विट्रो मतलब जो आपके पेट के अंदर हो रहा है उसको पेट की जैसी सिचुएशन, पेट में जो मीडियम है, पेट में जो टेम्परेचर वो बाहर मेंटेन करके वही सेम चीज को अज्यूम करना, उसको बोलते हैं इन विट्रो स्टडीज। आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, किसी जानवर किसी इंसान के शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उस चीज को बाहर डेमोन्स्ट्रेट करना, सेम सिचुएशन को मेंटेन करके, मिमिक करके, दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो टेस्ट। सो दीज आर इन विट्रो टेस्ट जो पेट के अंदर हो रहा है। तो पेट के अंदर जितना टेम्परेचर, पेट के अंदर जो मीडियम, वही डाल के यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो 28 से 32 समझ गए, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। चलो, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में नॉर्मल टैबलेट्स, कन्वेंशनल टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना होना चाहिए, बताओ जल्दी, आप में से पढ़े लिखे लोग होंगे, बताइए। नॉर्मल जो कन्वेंशनल टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम हाउ मच इट शुड बी। कुछ लोग मैदान छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, कल से ये टाइमिंग नहीं होगी, कल से जल्दी करेंगे, 6 to 10 का टाइम है। ठीक है, अमरीका, आकाशदीप इज देयर, डॉक्टर साहब बताइए, रमनजीत जी इज देयर, साहिल कौशल इज देयर, बताइए नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होना चाहिए, 15 से 30 मिनट, लेस देन 15 मिनट, मोर देन 1 आवर, हाउ मच इट शुड बी, प्लीज कमेंट। 0.5 to 1% तो यार कैसी बातें कर रहे हो, फ्राइबिलिटी की बात कर, डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछ रहा हूं। जो नॉर्मल टैबलेट खाते हो आप, उसका डिसइंटीग्रेशन टूटने का टाइम कितना होना चाहिए, 15 मिनट से कम, 15 से 30 मिनट, आधा मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा, हाउ मच टाइम शुड बी।
कौशल इज सेइंग लेस देन 15 मिनट, ठीक है, गुड, वेल ट्राइड। बाकी और लोग कुछ कहना चाहेंगे? बेहतर है क्लासेस जो बिना स्टूडियो हो रही, तो उससे तो बेहतर है ना। देखो अगर ये रिपीट हो जाएगा तो मैं उनको क्लासेस को हटा दूंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ रिपीट एक्सेस करा दिया है। आप चाहोगे तो उन क्लासेस को रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ये क्लास अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, लेस देन 15, ठीक है। चलिए अब डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, इसका मतलब पेट का मीडियम होगा, तो यहाँ पर भी हम मीडियम ले लेंगे। पेट में 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ 0.5। अब देखो डिसइंटीग्रेशन जो है 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ठीक है। 37 प्लस माइनस 2 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं डिसोल्यूशन टेस्ट 37 प्लस माइनस 0.5 पे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसपी में 7 तरीके के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं, बास्केट, पेडल, इस तरीके से। आईपी में भी 4 तरीके के मेंशन है यहाँ पर, बास्केट, पेडल, इस तरीके से, ठीक है। ये डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स है, ये ऐसे मूव करता रहता है। आपके पेट में मसल्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है ना, उसको मिमिक करने के लिए इसको हम घुमाते भी रहते हैं। टेम्परेचर भी हम लोग मेंटेन कर देते हैं। तो कितने टाइम में आपकी बॉडी में दवा घुल रही है, डिसोल्यूशन, यानी इट्स अ रेट डिपेंडेंट फिनोमिना। हमने सारी चीजें कर दी। अगला टॉपिक है टैबलेट कोटिंग से। 3 तरीके की कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टैबलेट्स में। एक है शुगर कोटिंग, एक है फिल्म कोटिंग, एक है एंट्रिक कोटिंग। कम समय में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाना, फिर उसको रिवाइज कर लेना, ये एक्सपीरियंस टीचर है। देखो इसको पढ़ाने जाओगे, पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे, मर जाओगे, जान निकल जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन अपना तजुर्बे का यूज करके मैं इसको 1-1.5 घंटे के अंदर निपटा भी दूंगा और पूरा पूरा टैबलेट पढ़ा दूंगा। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, चूज दैट प्लेटफॉर्म दैट इज हैविंग द एक्सपीरियंस। शुगर कोटिंग, कड़वी दवाएं मीठे लगने के लिए। फिल्म कोटिंग, जहां पर हमें रिलीज को चेंज करना हो, जहां पर गड़बड़ हो रही हो। एंट्री कोटिंग, जहां पर हमें आंत को टारगेट करना, लेकिन भाई पेट होते हुए जाएगी ना, पेट से बचाना है इसे, ठीक है। शुगर कोटिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुगर कोटिंग में 50% तक वेट बढ़ सकता है, डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं सकते हो। शुगर कोटिंग के कई सारे स्टेप्स है, सील, सब कोट, स्मूथिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग, ये सब। तो सील कोट में आप जो है टैबलेट की वाटर प्रूफिंग कर देते हो, जो टैबलेट है उसको सील कर देते हो। सब कोटिंग में एजेस को राउंड ऑफ कर देते हो, ठीक है। ये सब सारी चीजें। उसके अलावा जो है स्मूथिंग में आप जो है सिरप अप्लाई कर देते हो। सील कोट, सब कोट क्यों किया जाता है, किसके सबसे बार बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिल्म कोटिंग में अब इमीडिएट रिलीज भी होगी, जो ड्रग की रिलीज को वो नहीं करेगी। मॉडिफाइड रिलीज में जो है दवाई की रिलीज को करेगी। तो फिल्म कोटिंग में बड़ी शाइनी से जो है एक फिल्म चढ़ा दी जाती है, जो उसकी रिलीज को चेंज करता है। फिर एंट्री कोटिंग, सस्टेन, ये सब सारी चीजें। तो फिल्म कोटिंग्स में बहुत सारे पॉलीमर्स, इमीडिएट रिलीज में ये सब पॉलीमर यूज करते हैं। एंट्री कोटेड वाले बहुत पूछे जाते हैं, पॉलीमर्स एंट्री कोटेड, यानी कि जो आंत को टारगेट करते हैं, तो पेट होते हुए जाते हैं, तो पेट से बचाना है आपको। तो ज्यादातर यहाँ ट्रिक क्या है, थाइलेट्स पॉलीमर्स या एक्राइलेट्स पॉलीमर्स। एक्राइलेट या थाइलेट्स, PTHALATS, कहीं लिख दिया जाए, किसी का नाम है थाइलेट हो या एक्राइलेट हो, इट विल ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री कोटेड पॉलीमर्स। कभी पूछ दे कि एंट्री कोटिंग पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, तो उस ऑप्शन में थाइलेट्स या एक्राइलेट्स को ढूंढना है, ठीक है। चलो, सस्टेन रिलीज का मतलब धीरे धीरे रिलीज के लिए इथाइल सेलुलोज, सिलैक और जीन हम लोग यूज कर देते हैं, ये सब। एंड लास्ट टॉपिक इज टैबलेट डिफेक्ट, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ टैबलेट बनाते वक्त डिफेक्ट होंगे, कुछ टैबलेट को कोट करते वक्त देखेंगे। तो कैपिंग, पिकिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग, स्टिकिंग, ये सब जो है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी टैबलेट बनाते वक्त होते हैं और ये टैबलेट को कोटिंग करते वक्त। अब इस पे सवाल कैसे पूछता है कि मोटलिंग क्या होता है, प्रॉब्लम किस वजह से होती है, और सोल्यूशन क्या होता है, रेमेडी क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मोटलिंग है, मोटलिंग में आप देख रहे होगे कि जो टैबलेट है ना, इसके ऊपर चितकबरे से पड़ रही है, स्पॉटिंग से पड़ गई है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, पूरी तरीके से कलर नहीं है। इसका मतलब कलर जो सोल्यूशन गड़बड़ मिला है, या टेम्परेचर ऊपर ज्यादा हो गया है, या कोटिंग सोल्यूशन गड़बड़ है। तो किसी भी टैबलेट पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर का हो जाए, उसे बोलते हैं मोटलिंग इफेक्ट, ठीक है। ऑरेंज पील में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोट आपने चढ़ा दिया, या फिर प्रॉपरली ड्राई नहीं हुई, ठीक है, तो वो छिलके की तरह टैबलेट कोटिंग उधड़ने लगती है, उसको बोलते हैं ऑरेंज पील। पील का मतलब छिलके की तरह, जो कोटिंग वो छिलके की तरह उधड़ने लगे टैबलेट से, तो ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। लैमिनेशन क्या होता है, लैमिनेशन में अगर कोई एयर एंट्रैप हो गई, तो टैबलेट क्या होती है, 2 फाड़ में अलग हो गई, ऐसे अलग हो गई टैबलेट। तो जब टैबलेट 2 सेपरेशन में अलग अलग इक्वल हो जाए एयर इंट्रैपमेंट वगैरह की वजह से, लैमिनेशन। डबल इंप्रेशन में 2 बार टैबलेट्स हो गई है, ठीक है। क्रैकिंग, स्टिकिंग, पिकिंग,
ये सब सारी समस्याएं जो है ये टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। लेमिनेशन बहुत बार बार पूछा गया है, कैपिंग बार बार पूछा गया, मोडिंग पूछा गया, ऑरेंज पिल इफेक्ट हो गया। इन चार को पढ़ लोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब सारी कोटिंग डिफेक्ट्स, मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। डबल इंप्रेशन में कई बार टैबलेट होगा। ऑरेंज पिल इफेक्ट में जो है नॉन ग्लोसी सर्फेस होती है और छिलके की तरह जो है सारी चीज निकल आती है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि टैबलेट जब आप पढ़ें तो टैबलेट के डिफेक्ट्स पढ़ लें, टैबलेट की कोटिंग पढ़ लें, तीनों कोटिंग, फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर लें। टू द पॉइंट मैंने रिवाइज कराया है। आप खुद से पढ़ने बैठ जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए आपने मुझे सक्सेस पार्टनर के तौर पर चुना है। तो मैं आई विल इंश्योर कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, शिकवा शिकायत कम करना है, बढ़िया सुझाव देना है, लोगों अपने दोस्तों को बताना है और टाइमली जो अप्लाई करनी है। ठीक है, मेलार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोजेस फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, फार्माकोपी से पहले मैं पढ़ा चुका था, और जिसका नतीजा है कि इस तरीके के जो है क्वेश्चंस फंसते हैं सारे, और आप जैसे लोगों का सिलेक्शन होता है। सेम यही ट्रेंड आप देखोगे महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर, देखो महाराष्ट्र डीआई का ड्रग इंस्पेक्टर का कराया हुआ मैंने, यू कैन जस्ट सी द ट्रेंड। महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर देखो, पीछे जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द बैचेस, डायरेक्टली देख लो आप, डायरेक्टली फ्रॉम द बैचेस। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, moisture level, देखो 30 psi जब आर द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, हेपा फिल्टर पर क्वेश्चन, ये देखो कितना होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इंटैक्ट हेपा फिल्टर शुड बी कैपेबल ऑफ रिमूविंग एटलीस्ट कितना परसेंट पार्टिकल। क्लास में मैंने देखो पढ़ाया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो क्लास में पढ़ाया हुआ है, विटामिन बी 12 के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज लैक्टोबैसिलस, जब आज द क्वेश्चंस, ये देखो लैक्टोबैसिलस लैकिंग लिसमानी, डीआई हो चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे देखो एंटीडोट का क्वेश्चन यहां भी पूछा गया है। ठीक है, ये सब। पेनिसिलामिन इज नॉट प्रेफर्ड एंटीडोट, देखो पेनिसिलामिन मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, यस, नाउ इट्स योर टर्न। महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर में बेहतरीन किया हमने, यूपी ट्रिपल एससी में बेहतरीन किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, चलो देखो कुछ आपको कुछ कुछ डेमो दिखाना चाहूंगा मैं टीचर के तजुर्बे का, वो भी देखते जाओ जाते जाते, क्लास खत्म हो गया है बट आप ये देखते जाओ। ये देखो तजुर्बा आपको दिखा रहा हूं, देखो कहाँ तजुर्बे की जरूरत होती है। देखो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली, हम कोई फ्रॉड व्रॉड वाला मामला हमारे यहाँ नहीं है, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। चलो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वैसे सारे तजुर्बे पर हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। एक मिनट पूछते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ गया मैं आपको दिखाने वाला था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सिलेबस में यूपी की बात कर रहा हूं मैं, यूपी के सिलेबस में दिया हुआ था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट। यहां पर एक टीचर के प्लेटफॉर्म के तजुर्बे की जरूरत होती है, और मैंने यहाँ क्लास में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर एसिडिफाइंग, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट्स, ड्रग फॉर कंस्टिपेशन, लग्जेटिव्स पढ़ाया अपने बिहाफ पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, किसी ने मुझे नहीं कुछ कहा। और आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, एंटासिड्स पे क्वेश्चन आ गए। ठीक, एंटासिड पे क्वेश्चन आ गए इस तरीके से, एसिडिफायर्स पे क्वेश्चन आ गए, जबकि सिलेबस में कहीं भी एसिडिफायर नहीं हुआ है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली अ स्टूडेंट वांट। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सोटिक्स का टैबलेट ओवर हो गया है, मोर देन सफिशिएंट है, पढ़ने का कोई और छोर नहीं होता है। आप जाके मुझे टेस्ट करना चाहते हो, जाके टैबलेट के क्वेश्चन लगा लो एंड यू विल फाइंड कि मैक्सिमम क्वेश्चन लग जा रहे हैं आपसे। चलो नाउ इट्स टाइम फॉर द डाउट सेशन। चलो मलाड रिएक्शन अभी बता देता हूं, ठीक है, और कुछ सवाल पूछ लो। और पूछ लो।
टैबलेट डिफेक्ट्स प्रैक्टिस करा देने क्वेश्चन की। हाँ बिल्कुल, आगे के सेशंस में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। यूपी वाले में हमने प्रैक्टिस कराया था, जितने सेशन रिकॉर्डेड डले हैं वो सब प्रैक्टिस हो चुके हैं। ठीक है, चलो पिकिंग एंड कैपिंग बताओ। चलो और कुछ क्वेश्चंस जरा मैं आपके देख लूं, और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, टैबलेट डिफेक्ट, ठीक है। ये टैबलेट है, अगर ऊपर की परत इस पंच की वजह से, पंच में अगर खुरदरापन गड़बड़ है, इनग्लॉसिंग नहीं है प्रॉपरली, इसकी वजह से ऊपर के टैबलेट की लेयर हट जा रही है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, पिकिंग या कैपिंग? जल्दी बताओ ऑप्शन में। इट विल बी पिकिंग और कैपिंग? पिकिंग, ठीक है, पिक कर लेना टैबलेट्स के सबसे ऊपरी लेयर को पंचेस के खराब होने की वजह से पिक कर लेना, तो पंचेस को दुरुस्त करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पिकिंग। कैपिंग क्या होता है? कैपिंग में चीजें चिप ऊपर की लेयर ही हट रही है, लेकिन चिपक के जो मेन टैबलेट है उसके ऊपर की एक लेयर उधड़ के बाहर आ जा रही है, ठीक है। तो इधर पे पंचेस का रोल ज्यादा है, पंचेस की वजह से ये तुम्हारा पिकिंग हो रहा है। कैपिंग पंचेस की वजह से नहीं हो रहा है, इस लेयर और उस मेन टैबलेट के बीच में एयर घुस गई है, एयर इंटरप्टमेंट की वजह से तुम्हारा कैपिंग हो जा रहा है। तो कैपिंग एयर इंटरप्टमेंट की वजह से हो रहा है और पहली लेयर का निकल के बाहर हो जाना हो रहा है, जबकि पिकिंग में क्या हो रहा है, इधर पे ज्यादातर पंचेस की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है पिकिंग, ठीक है। दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो, मैं चाहता हूं कि ये बैच मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करे, क्योंकि ज्यादा मुझसे इंटरेक्ट करोगे, मेरे ज्यादा बुलवाओगे आप, तो मैक्सिमम यू आर गोइंग टू लर्न। आज थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, कल हम लोग जो है टाइमली करेंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। 6 to 10 PM के बीच की बात है। रिकॉर्डेड सेशंस आप कभी भी देख सकते हैं, बहुत कम प्राइस में। फार्मासिस्ट के कोर्सेज 999 में हमने अवेलेबल करा दिए, 1999 में DI के कोर्सेज अवेलेबल करा दिए, और उसमें कितने हजारों कितने फार्मासिस्ट बन चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो से अच्छा लगेगा, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। एक मिनट, कौशल का एक और सवाल आ गया। नहीं, कैपिंग में कौशल ऊपर की लेयर जा रही है, लैमिनेशन में जैसे मान लो टैबलेट है तो बीच में से फाड़ हो रहा है, कैपिंग में ऊपर वाली लेयर हट रही है, जबकि लैमिनेशन में बीचों बीच टैबलेट आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, बीच में से टैबलेट का दो फाड़ हो जाना, अलग अलग हो जाना, वो लैमिनेशन होता है, और कैपिंग में ऊपरी लेयर का उड़ जाना होता है, ठीक है। चलो,